कांग्रेस हाईकमान का असली इम्तिहान अब शुरू होगा, क्योंकि अब सवाल यह कि कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर कौन बैठेगा। कर्नाटक में कांग्रेस के 3 बड़े चेहरे हैं। एक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तीसरे कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार। सिद्धारमैया अनुभवी और पुराने नेता हैं, लेकिन डीके शिव कुमार ने इस चुनाव में दिन रात मेहनत की, पार्टी काडर को मोबिलाइज किया। 2 साल से कर्नाटक चुनाव के लिए वो रणनीति तैयार करते रहे। शिव कुमार गांधी परिवार के करीबी भी हैं, इसलिए अब दोनों नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी शुरू हो गई है। और इस फैसले में तीसरे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बड़ा रोल रहेगा। हालांकि सिद्धारमैया और शिव कुमार ने खुद कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने मैसेज दिया है। सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने कहा कि एक बेटे के तौर पर उनकी इच्छा तो यही है उनके पिता ही चीफ मिनिस्टर बने। I've already told you, as a son, I want him to become the CM, and as a citizen of Karnataka and a congressman, also I would like him to become CM because of his efforts, because he toured and campaigned extensively throughout Karnataka. The Congress has won. His contribution is very large in this election result. So if he becomes, I'll be happy. दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के भाई और कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने नतीजे आने के बाद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शिव कुमार के पक्ष में ताल ठोक दी। डीके सुरेश ने कहा कि डीके शिव कुमार ने इस चुनाव में कड़ी मेहनत की, इसलिए उनकी इच्छा है उनका भाई मुख्यमंत्री बने। Yeah, expected. Everything is went on well. Mr. D. Independently, we are forming the government. That is the. And will he be the chief minister? Will Mr. D.K. Shiv Kumar be the chief minister? As a brother, definitely I will. As a brother, you want him to be. चलिए देखिए, डीके शिव कुमार के भाई हैं जो बोल रहे हैं एज अ ब्रदर मैं चाहता हूं कि वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि कर्नाटक में जिस तरह का स्पष्ट मैंडेट मिला है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर ज्यादा झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कांग्रेस को भी इस बात की ज्यादा चिंता नहीं है। कांग्रेस को इस बात का संतोष है कि कर्नाटक के नतीजों से पार्टी को ऑक्सीजन मिली है, नई ताकत मिली है, कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है और ये दिखाई भी दिया। कर्नाटक के चुनाव नतीजों से विरोधी दलों के नेता भी गदगद हैं। एंटी मोदी मोर्चा बनाने की कोशिश में लगे नेताओं ने कर्नाटक के नतीजों को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ा। ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे सब ने कहा कर्नाटक में जो हुआ वो तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो 2024 में रिलीज होगी। कर्नाटक के नतीजों पर सबसे पहले अखिलेश यादव का रिएक्शन आया। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा कि कर्नाटक का मैंडेट नफरत, झूठे प्रचार, महंगाई, बेरोजगारी और बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। संजय राउत ने ट्वीट किया और कहा कि कर्नाटक में बीजेपी से ज्यादा अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हार हुई है। ममता बनर्जी ने भी ट्विटर पर लिखा कि कर्नाटक की जनता ने तानाशाही और ध्रुवीकरण की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद ममता बनर्जी ने कैमरे के सामने कहा, देश के लोग बदलाव चाहते हैं और इसकी शुरुआत कर्नाटक से हो गई है। बता दिया ना, आने वाला चुनाव में बीजेपी को हारना ये ठीक हो गया। अभी बीजेपी को जीतने के लिए हिंदुस्तान में 1-2 जाएगा छोड़ के सब जाएगा बीजेपी का पास से वापस चला गया। अगर वो कहे कि अब हिम्मत से लड़के जीत के लेंगे तो वो नहीं होगा। एक दफे कुछ खत्म हुआ तो खत्म हो गया। नाउ पीपुल वांट्स चेंज। अभी देश के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के सेफ्टी के लिए, देश के यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए, हर स्टेट को अच्छा से फेडरल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देने के लिए बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, एक ही स्लोगन। कर्नाटक के नतीजों पर उद्धव ठाकरे भी खुश हैं। संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक की हार मोदी और अमित शाह की हार है, उन्हें बजरंगबली ने हराया है। संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक के नतीजों का असर 2024 में भी दिखेगा। मैं ये बता रहा हूं कि हमने पहले भी कहा था कि कर्नाटक में किसी भी हालत में मोदी जी और अमित शाह जी का पराजय होगा। अगर कांग्रेस जीत गई है
तो मैं ये हार मानता हूं मोदी जी और अमित शाह जी। बीजेपी की बात बाद में, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव जिस तरह से प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया था प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर, और अगर हम लोग हार रही है देखने के बाद बजरंगबली को चुनाव प्रचार में उतारा था, लेकिन बजरंगबली की गदा बीजेपी के ही सर में टूट पड़ी और उनका सर टूट गया है। ये आने वाले 2024 की चुनाव का एक दिशा दर्शन है। 2024 में क्या होगा? 2024 में यही होगा जो कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर शरद पवार ने कहा, इस चुनाव में कम्युनल इश्यूज नहीं चले, इसलिए बीजेपी हार गई। कांग्रेस ने जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा और जीता। शरद पवार ने कहा, 2024 की कैंपेन के लिए कर्नाटक की जीत से इशारा मिल गया है। कर्नाटक ने 2024 का कैंपेन मॉडल दे दिया है। पवार ने कहा कि दक्षिण भारत से बीजेपी साफ हो गई है, अब लोग बदलाव चाहते हैं और विरोधी दलों के नेताओं को यह बात समझनी चाहिए। 100% फायदा होगा, क्योंकि मैंने जैसा शुरू में कहा कि खाली कर्नाटक ही नहीं, केरल हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्र हो, ये सब राज्यों में लोगों का जो एक व्यू है वो बीजेपी के खिलाफ है। इस वक्त बीजेपी के खिलाफ वेव है, लोग बदलाव चाहते हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। लाइक माइंडेड पार्टी के साथ बात करेंगे ही करेंगे। लोगों की जो डिमांड है उस रास्ते से हमें जाना ही होगा। कांग्रेस की जीत पर तेजस्वी यादव भी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब पूरे देश में चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, बीजेपी का सफाया हो जाएगा और इसकी शुरुआत उन्होंने बिहार से की थी। अब कर्नाटक ने भी वही फॉर्मूला दोहराया है। आने वाले चुनाव में बीजेपी की फिर से हार होगी। ये हार केवल भाजपा और मोदी जी की हार नहीं है। ये जो पूंजीवादी जो लोग हैं और जिस प्रकार से इनके जितने जांच एजेंसियां हैं, ये इन सब के जितने इनके अलायंस पार्टनर हैं, ये हार जो है सबों की हार हुई है। तो एक अच्छा देश में कर्नाटका की जनता ने एक संदेश दिया है। और आप देखिए, बिहार जब से हम लोग बीजेपी को भगाए हैं तब से हिमाचल जीत गए, कर्नाटका जीत गए और एक अच्छा संदेश पूरे देश भर में जा रहा है। अगला आने वाला चुनाव चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, ये सारे चुनाव हारेंगे भाजपा के लोग। और हरियाणा भी लिख के ले लीजिए, जो उत्तर भारत में एक आध जगह जो बचा हुआ है वो हरियाणा भी बीजेपी हारेगी। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी कांग्रेस को जीत की मुबारकबाद दी। महबूबा ने कहा कि कर्नाटक के रिजल्ट का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा। कर्नाटक के जो लोग हैं, जो कर्नाटक का वोटर है, उसने आज पूरे मुल्क को एक रोशनी की किरण नज़र आ रही है वहाँ से, जहाँ पर बीजेपी ने हिज़्ब मामूल जैसे वो उनकी रूटीनली जो उनकी आदत रही है हमेशा, बहुत कोशिश की सिचुएशन को कम्युनलाइज करने की। यहाँ तक कि उन्होंने बजरंग बली को भी बीच में लाया, मज़हब को बीच में लाया, हिंदू मुसलमान लाया। प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें बहुत ही जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सिचुएशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस लाइंस पे लेने की। मगर उसके बावजूद जिस तरह से वहाँ के लोगों ने जो इसको दरकिनार करके डेवलपमेंट के मुद्दे पे जो कांग्रेस ने चलाया, चाहे राहुल गांधी ने चलाया, चाहे प्रियंका गांधी या बाकी है, जो उन्होंने डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर जो उन्होंने अपना नैरेटिव रखा और उसको लोगों ने वोट दिया, ये मैं समझती हूँ एक अच्छी खबर है। क्योंकि अगले साल पूरे मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं और जो मुल्क के हालात हैं दिन ब दिन जो है मुल्क की जो जमहूरी कदरें हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, भाईचारा जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आज कर्नाटक से एक अच्छी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह जो है बाकी मुल्क के लोग भी कम्युनल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करके तरक्की के लिए और मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए वोट देंगे। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, विपक्ष एकजुटता की बात कर सकता है, 2024 के लिए एंटी मोदी मोर्चा बनाने की बात कर सकता है। इसी बीच सिद्धारमैया ने ऐसी बात कह दी जो विरोधी दलों के इस प्लान पर पानी फेर सकती है, उन्हें बुरी लग सकती है। सिद्धारमैया ने आज कहा कि कर्नाटक के चुनाव नतीजे 2024 के लिए नजीर बनेंगे।
अगर सभी विरोधी दल मिलकर लड़ें तो बीजेपी को हराया जा सकता है। और इसके बाद कहा, अगर विरोधी दलों का मोर्चा चुनाव जीतता है तो राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत अहम था। इस चुनाव का नतीजा आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पहला कदम साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी नॉन बीजेपी पार्टियां एक साथ आएंगी। मुझे दिख रहा है कि बीजेपी को हराया जा सकता है। मुझे ये भी उम्मीद है कि राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जाहिर है कांग्रेस में नया जोश है। जयराम रमेश कह रहे थे कि कर्नाटक में जीत से कांग्रेस को बहुत बड़ी बूस्टर डोज मिली है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में कांग्रेस नई एनर्जी के साथ मैदान में उतरेगी। देश जो मिला है, निर्णायक जनादेश जो मिला है, ये जनादेश आर्थिक विषमताओं के खिलाफ है, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ है और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ है। ये चुनाव के जो नतीजे आए हैं हमारे लिए एक सुपर बूस्टर डोज है। अगर हम जीतते, अगर हमें 115 सीट मिलता, एक मैं कहता बूस्टर डोज, 120 सीटें मिलती तो मैं कहता एक बूस्टर डोज। पर जिस तरीके से हम जीते हैं हमारे लिए एक सुपर बूस्टर डोज है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, हमारे संगठन में मनोबल बढ़ेगा। तो हम 2024 के लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं, पर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आज कांग्रेस की जीत हुई है और प्रधानमंत्री की हार हुई है। बीजेपी नहीं हारी, प्रधानमंत्री हारे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के कंधों पर बीजेपी चल रही थी। विरोधी दलों के नेता कह तो रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव का असर लोकसभा चुनाव पर दिखाई देगा, लेकिन फैक्ट यह है कि 1999 के बाद, 1990 के बाद से सारे फिगर्स ये बताते हैं कि कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन में हमेशा वोट शेयर के मामले में कांग्रेस नंबर 1 पर रही, जबकि लोकसभा इलेक्शन में हमेशा बीजेपी नंबर 1 पार्टी होती है। 2014 के बाद से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हर बार अपना वोट परसेंट बढ़ाया है। और दूसरी बात यह कि विपक्ष के पास मोदी के मुकाबले कोई नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय स्तर पर जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो लोकप्रियता है, इसका जवाब विरोधी दलों के पास नहीं है। लोकसभा का चुनाव देश के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। अगर कर्नाटक में देश के मुद्दे हावी होते तो मोदी का और ज्यादा असर होता। सच बात यह कि कर्नाटक का चुनाव लोकल इश्यूज पर लड़ा गया। कांग्रेस शुरुआत से ही लोकल इश्यूज पर फोकस करती रही। कर्नाटक में कांग्रेस के नेताओं को इस बात का भी अंदाजा था कि बीजेपी की लोकल लीडरशिप कमजोर है और वो अपने दम पर लड़ नहीं पाएगी। कांग्रेस ने यह भी समझ लिया था कि वो मोदी से नहीं जीत सकती, इसलिए हमला मोदी पर करने के बजाय कर्नाटक की सरकार के करप्शन पर था, इनएफिशिएंसी पर था। कांग्रेस ने अपने यहां के फ्रैक्शंस को, इंटरनल झगड़ों को ठीक से मैनेज किया। पार्टी के सारे लीडर बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर लड़े, इसका फायदा भी कांग्रेस को हुआ। बीजेपी ने कई बार कांग्रेस को नेशनल इश्यूज के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस नहीं फंसी। दूसरी तरफ बीजेपी में कर्नाटक के जो नेता हैं वो आपस में टकरा रहे थे। कोई टिकट कटने से नाराज था तो कोई इंपॉर्टेंस न मिलने से परेशान था। येदियुरप्पा और बोम्मई अपनी अपनी सुप्रीमेसी साबित करने में लगे रहे। राज्य सरकार का काम लचर था। करप्शन के इल्जाम का बीजेपी के पास कोई सॉलिड जवाब नहीं था। करप्शन और इनएफिशिएंसी के इशू को साइडलाइन करने के लिए नरेंद्र मोदी के काम और उनके नाम का सहारा लिया गया। पूरी कोशिश के बावजूद मोदी का कैंपेन पार्टी को नहीं बचा पाया और उसकी वजह यह कि जब तक मोदी मैदान में उतरे तब तक शायद कर्नाटक की जनता अपना मन बना चुकी थी। लोग वहां की सरकार से नाराज थे। मोदी के अलावा बीजेपी ने आरएसएस नेटवर्क, बूथ मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुखों पर भी कॉन्सेंट्रेट किया। बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष कर्नाटक से आते हैं। उन्हें अपनी मशीनरी पर पूरा भरोसा था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम तो किया, लेकिन मन से नहीं किया। पार्टी के कार्यकर्ता बूथ तक तो गए, लेकिन उनमें वैसा जुनून नहीं था जैसा कांग्रेस के लोगों में था। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को हराने के लिए इस इलेक्शन को जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाया। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को एक डिसाइसिव मैंडेट दिया है।
कांग्रेस की जीत में राहुल और प्रियंका का भी रोल है। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और खड़गे को भी पूरा पूरा श्रेय, पूरा पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने जो भाईचारा इलेक्शन कैंपेन के दौरान दिखाया, वो भाईचारा मुख्यमंत्री चुनने और सरकार चलाने में भी दिखाएं, तभी कर्नाटक का भला होगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के पास मौका है कि कर्नाटक में नई लीडरशिप को डेवलप किया जाए। पुराने जाल से निकलकर नई जमीन तैयार करने का मौका है। इस चुनाव की एक अच्छी बात यह हुई कि जेडीएस बिल्कुल किनारे हो गई। जेडीएस ने जो 5% वोट खोया, वो सारा कांग्रेस के पास गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।